हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिसका कि नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। इस बीमारी के बारे में आप सभी बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं। इस बीमारी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन रिसेंटली देखने में आया है कि इस बीमारी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने इसको महामारी डिक्लेयर किया है, एपिडेमिक डिक्लेयर किया है। तो अब मन में शंका ये उठती है कि कहीं ये बीमारी हमें तो नहीं हो जाएगी। तो क्या है ये वास्तव में बीमारी, किस तरीके से होती है, क्या इसके एग्जैक्ट रीजंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर अंत तक आप बने रहिए मेरे साथ, ताकि इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको मिलनी चाहिए वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इसी कड़ी में हम आगे स्टार्टिंग करते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस होता क्या है और ये कैसे फैलता है। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद लोग म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के मरीज बन रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में इस खतरनाक संक्रमण की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है, तो बहुत से लोग अंधपन के शिकार हो गए हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या एवं इसकी घातक स्थिति को देखते हुए कुछ राज्य सरकारों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ स्टेट इसको महामारी घोषित कर चुके हैं। कोरोना के बाद दूसरी जो विकट समस्या हमारे सामने आ रही है वो है ब्लैक फंगस की। तो क्या है ये ब्लैक फंगस, आइए समझते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको कि हम ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं, ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो वैसे तो बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब बहुत रेयर होता है, आसानी से नहीं होता, लेकिन उन लोगों में बहुत कॉमन है जिनकी इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति जो है वो किसी कारणवश कमजोर हो जाती है। इस बीमारी के हो जाने पर इसका इलाज जरूरी हो जाता है, नहीं तो यह जानलेवा हो सकती है। अब हम समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो इस बीमारी के होने की संभावना को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका जो मुख्य कारण जो देखा गया है वो है डायबिटीज। डायबिटीज का और ब्लैक फंगस का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पाया गया है। ऐसे कोरोना पेशेंट जो कि रिकवर हुए हैं और जिनको डायबिटीज की समस्या थी, डायबिटीज में भी मुख्य रूप से वो जिनके अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की समस्या, जब डायबिटीज एडवांस स्टेज में हो जाता है तब ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है और इसकी वजह से ब्लड के अंदर एसिडिटी बढ़ती है। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इस स्थिति में इन्फेक्शन होने के, ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड होने के संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती हैं। तो एक जो मुख्य कारण है इसका वो है डायबिटीज। दूसरा है न्यूट्रोपिनिया, ये एक प्रकार के डब्ल्यूबीसी होती है। जैसे अगर हम अपन ब्लड की सेल्स को यहाँ पे स्टडी करें तो हम देखेंगे कि तीन प्रकार की ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। जो प्लेटलेट्स होती है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारी रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है वो इन्हीं ब्लड सेल्स के द्वारा बनाई जाती है। तो अगर हम बात करें कि न्यूट्रोफिल्स जो कि WBC का एक प्रकार है, उसकी कमी की वजह से जो है इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रोल होता है इस बीमारी को कंट्रोल करने में वो न्यूट्रोफिल्स का देखा गया है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जो इस बीमारी की होने की संभावना को बढ़ाते हैं। तो इस कड़ी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डायबिटीज, न्यूट्रोपिनिया। नेक्स्ट है अंग प्रत्यारोपण मीन्स ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या करते हैं कि जिस मरीज को नया अंग लगाया गया है उसे इम्यून सिस्टम को कमजोर करने वाली दवाई दी जाती है। इम्यून सिस्टम को कमजोर करने वाली दवाइयां क्या काम करेंगी कि वो व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगी, कमजोर करेंगी। क्योंकि जब नया अंग लगाया जाता है तो जिस व्यक्ति को नया अंग लगा है वो व्यक्ति की का जो शरीर है वो उस नए अंग को फॉरेन पार्टिकल डिटेक्ट करता है और उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाता है। और इससे क्या होता है कि बॉडी जो है वो उस नए अंग को, नए ऑर्गन को रिजेक्ट कर सकती है। तो नए ऑर्गन को बॉडी में एडजस्ट कराने के लिए क्या दिए जाते हैं, इम्यूनो सप्रेशंस दिए जाते हैं, जिससे वो बॉडी के इम्यून रिएक्शंस को और रेस्पॉन्स को वो कम कर देते हैं। तो ऐसे मरीज जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है उनके इम्यून सिस्टम को कमजोर करने वाली दवाई दी जाती है ताकि नया अंग बॉडी में एडजस्ट हो सके। इस वजह से शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है और ब्लैक फंगस होने की संभावना बढ़ जाती है। और कौन से कारण हैं, कैंसर। कैंसर के इलाज में चलने वाली कीमोथेरेपी जो भी उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है उसकी वजह से 7 से 12 दिन के अंदर न्यूट्रोपीनिया होने का खतरा रहता है। तो ऐसे पेशेंट सतर्क रहें जिनको की कैंसर है और वो कीमोथेरेपी पर है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयां के बहुत ज्यादा उपयोग
दुरुपयोग करने के कारण, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है वो शरीर में इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को कम करता है। अब हम समझते हैं कि कोरोना का और ये ब्लैक फंगस का रिलेशन क्या है, कोरोना में क्या कारण है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। तो हम समझते हैं, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं कारणों में को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण की जो सीवियरिटी है, तीव्रता को रोकने के लिए मरीजों को स्टेरॉयड दिए जा रहे हैं। हालांकि स्टेरॉयड ऐसा नहीं है कि कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या कोरोना वायरस को वो किल कर रहे हैं। स्टेरॉयड क्या करते हैं, कोरोना वायरस की वजह से जो अफ प्रोड्यूस हो रहा है, जो म्यूकस बन रहा है, उस म्यूकस के प्रोडक्शन को कम करना। स्टेरॉयड डायरेक्टली कोरोना वायरस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं उन सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं। स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट्स क्या होता है कि ये स्टेरॉइड शरीर की इम्यूनिटी को कम करते हैं। कम इम्यूनिटी के कारण फंगस को ग्रोथ करने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा ब्लैक फंगस के जो केसेज हैं उन कोरोना पेशेंट्स में देखने को मिल रहे हैं जिनको कि डायबिटीज है, कैंसर है या अन्य। अगर ये अन्य बीमारी साथ में है तो ये ब्लैक फंगस बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। इसके अलावा जो लंबे समय तक ऑक्सीजन पर या वेंटिलेटर पर हो, जो ह्यूमिडिफायर में वाटर यूज किया जाता है वो अगर स्टेराइल नहीं है तो वो भी ब्लैक फंगस का एक कारण हो सकता है। अब हम समझते हैं कि इसके बीमारी के पीछे का कारण क्या है। तो ये जो है एक म्यूकोर माइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है, जो म्यूकोर नाम की फफूंदी। ये पूरा क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे डाला है, म्यूकोरिल्स का जो ऑर्डर है उसका क्लासिफिकेशन। तो ये सारे जितने भी हम देख रहे हैं ये सारे फंगस के टाइप्स हैं। तो यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया म्यूकोर, इस फंगस के कारण जो है ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्शन कैसे होता है, हाउ डज द पर्सन गेट इन्फेक्टेड। तो ध्यान रखना चाहिए कि ये जो फंगस है वो या तो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होती है या हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर है उसके अंदर ये इसके जो स्पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पोर्स जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उस रेस्पिरेशन के साथ पर्सन जो है इनको वो इनहेल करता है। नॉर्मली तो ये कोई भी डिजीज कॉज नहीं करते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम होता है मजबूत होता है, तो ये कोई भी डिजीज कॉज नहीं कर पाते। लेकिन जब इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो ये डिजीज कॉज करना शुरू कर देते हैं। इस तरह की जो बीमारियां इस तरह की बीमारियां जो नॉर्मली शरीर में नहीं होती है, लेकिन जब व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और उस टाइम अगर ये बीमारी होती है तो वो इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ब्लैक फंगस है वो भी एक प्रकार का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। मन में डाउट आता है कि क्या म्यूकोर माइकोसिस एक छुआछूत की बीमारी है, मतलब इज म्यूकोर माइकोसिस ए कॉन्टेजियस डिजीज। तो हमें देखना चाहिए कि जो एक इन्फेक्शन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं और वहीं से पर्सन को इन्फेक्शन लगता है। इसके अलावा सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे पर्सन जो कि गार्डनिंग का काम करते हैं, खेती वगैरह का काम करते हैं, उनकी अगर इम्यूनिटी डाउन है तो ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अभी रिसेंटली एम्स ने एक नई गाइडलाइंस निकाली है, क्योंकि देखने में आ रहा है कि ब्लैक फंगस के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कई लोगों की इसकी वजह से कई लोग अंधेपन के शिकार भी हुए हैं और कई लोगों की डेथ भी हुई है। तो गवर्नमेंट जो है इसको एपिडेमिक नई महामारी इसको घोषित किया है गवर्नमेंट ने इनको, और एम्स ने इनके ट्रीटमेंट को लेकर के नई गाइडलाइंस निकाली हैं। तो वो भी मैंने अपनी इस वीडियो में इंक्लूड की है। वो हम समझते हैं कि गाइडलाइंस क्या कहती है। तो किन लक्षणों पर हमें नजर रखनी चाहिए, कैसे पहचाने। ये जो लक्षण है वो दोनों जो नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये हम स्टेजेस के रूप में इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली स्टेज की। तो अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन होता है वो नोज या साइनस के अंदर ही रहता है और इस स्थिति में जो नीचे लिखे हुए सिम्टम्स है ये हमको दिखाई देते हैं। नाक से खून बहना मीन्स ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, और समथिंग ब्लैक क्लॉट्स और ब्लैक सिक्रेशंस हमको जो है नोज के आसपास हमको दिखाई देते हैं। ब्लॉकेज ऑफ नोज, नाक का बंद होना, चेहरे का सुन्न होना मीन्स numbness of facial skin, tingling sensation and difficulty in chewing and opening the mouth and दांतों का टूटना और या तालू में सूजन, swelling in the palate। तो ये सिम्टम्स जो है वो हमको अर्ली स्टेज में दिखाई देते हैं और जैसे हमको ये सिम्टम्स दिखाई दे हमको तुरंत डॉक्टर से जो है संपर्क करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर ये एडवांस होता है तो किस पार्ट में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो सेकंड जो इन्फेक्शन है वो है मॉडरेटली एडवांस स्टेज का इन्फेक्शन, जो कि
हमारे आई और ऑर्बिट को इन्वॉल्व करता है। इसकी वजह से हमें सिर दर्द या आंखों में दर्द रहता है, स्वेलिंग अराउंड द आईज, डबल विजन, रेडनेस ऑफ द आईज एंड डिफिकल्टी इन ओपनिंग ऑफ द आईज। तो अगर ये सिम्टम्स हमको दिखाई दें, मतलब जो इन्फेक्शन है वो एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वेरी एडवांस स्टेज है वो है इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन। इस स्थिति में जो इन्फेक्शन होता है वो आपके ब्रेन जो टिश्यूज है उनको इफेक्ट करता है, और जो है मोस्ट कॉमनली ये हमारी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनको ये पैरालिसिस कर देता है। तो एम्स की गाइडलाइंस में 2 to 6 नंबर की जो क्रेनियल नर्व्स होती है उनके अंदर इसका जो इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा आता है। यहाँ पे मैंने क्रेनियल नर्व्स के नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। अब बात आती है कि कोरोना मरीजों को क्या करना चाहिए, क्या इसकी गाइडलाइंस क्या कहती हैं इस बारे में। कि कोरोना मरीज जो है ये एक प्रकार का सेल्फ असेसमेंट टूल है। सेल्फ असेसमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, दिन के उजाले में अपने पूरे चेहरे को गौर से जांच करें, कहीं कोई आंखों के आसपास की त्वचा जो है, स्किन जो है वो ब्लैक तो नहीं है या हार्ड तो नहीं है। इसके अलावा जो नोज है, ये आई है और चीक्स है, इनके आसपास की जो स्किन है उसको टच करने पर पेन तो फील नहीं हो रहा। इसके अलावा अपने ओरल कैविटी, माउथ को भी अपने चेक करते रहे, उसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। इन चीजों पर आप नजर रखें। अगर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस आपको नजर आता है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। क्या नहीं करना चाहिए मरीजों को, सबसे पहले तो कि अपने आप से जो दवाइयां ना ले। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जाते और सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, जबकि उनको पता नहीं होता कि कौन सी मेडिसिन किस स्थिति में काम करेगी। इसके अलावा ये मेडिसिन हार्मफुल तो नहीं है, इस मेडिसिन के बेनिफिट्स इसकी वजह से होने वाले हार्म से ज्यादा है या कम है, इन चीजों को वो कंपेयर नहीं कर पाते। तो इस स्थिति में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, डॉक्टर से हमको कंसल्टेशन प्रॉपर लेना है और उन्हीं के एडवाइस पर हमको ये दवाएं लेनी चाहिए। म्यूकोरमाइकोसिस के अगर कोई लक्षण हो तो डॉक्टर से संपर्क करने में बिल्कुल देरी ना करें। अगर डॉक्टर आपको कोई एडवाइस देता है तो उसको इग्नोर ना करें। अब कैसे बचे हम हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल को हम कंट्रोल में रखें। डायबिटीज से ग्रस्त लोग यदि कोविड संक्रमित होते हैं तो डिस्चार्ज होने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल पर नजर रखनी चाहिए। स्टेरॉइड का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए। एंड मैं फिर से कह रहा हूं कि विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हमें स्टेरॉइड्स यूज नहीं करनी चाहिए। अगर डॉक्टर हमको एडवाइस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग स्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान जो हम ह्यूमिडिफायर के लिए हम लोग जो वाटर यूज करते हैं दैट शुड बी क्लीन एंड स्टेराइल। एंटीबायोटिक एंड एंटीफंगल दवाओं का इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। ये बार बार पब्लिक के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है मेडिकल फील्ड द्वारा कि एंटीबायोटिक और एंटीफंगल मेडिसिन का मिसयूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम इनको मिसयूज करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया है या फंगाई है वो इनके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इनके खिलाफ मीन्स नेक्स्ट टाइम जब हम एंटीबायोटिक या एंटीफंगल मेडिसिन लेंगे तो अगर बैक्टीरिया या फंगाई या वायरस रेजिस्टेंट है तो ये दवाएं उस कंडीशन में फिर उस वायरस पर या बैक्टीरिया पर काम नहीं करेंगी। और ये रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होता है, क्योंकि हम इनका अगर इन मेडिसिन का मिसयूज करते हैं तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो इसलिए इनका जो इस्तेमाल है वो विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए, ताकि वायरस या बैक्टीरिया या फंगाई जो है वो इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप ना कर सके। कोरोना से रिकवर होने के बाद कुछ दिनों तक मिट्टी में काम नहीं करें, जैसे खेती या बगीचों में काम, या फिर ऐसी जगह नहीं जाएं जहां पर बहुत ज्यादा धूल उड़ती हो, मिट्टी उड़ती हो, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट। बात करते हैं क्या है इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस हम लोग यूज करते हैं वो एम्फोटेरिसिन बी नाम की एक एंटीफंगल मेडिसिन है जो कि ड्रग ऑफ चॉइस में इंक्लूड है। इसके अलावा कुछ एंटीफंगल मेडिसिन और हैं जिनका कि हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जो कि मैंने नाम यहाँ पे दिया हुआ, पोसाकोनाजोल एंड इसाबुकोनाजोल। लेकिन हमें फिर भी एक चीज ध्यान रखनी है, पब्लिक है उनको ये बिना जो किसी भी मेडिकल एडवाइस के दवाई नहीं लेनी है। क्या अभी सरकार के क्या इनिशिएटिव है इस टाइम पर, तो सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए एम्फोटेरिसिन बी जो दवाई है उसका प्रोडक्शन फास्ट कर दिया है एवं लोगों में अवेयरनेस चलाई जा रही है ताकि समय रहते ही म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षणों को पहचाना जा सके एवं लोगों को अंधेपन का शिकार होने से रोका जा सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। ये वीडियो मैंने काफी जो मटेरियल सर्च करने के बाद आप लोगों के लिए बनाई है।
सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आपको तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।